श्री गणेश वर्णी संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, सम्मान्य विद्वज्जन, विदुषीजन, ये मेरा सौभाग्य है कि उस संस्थान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला जिस संस्थान में मुझे सर्वप्रथम परेशानियों में कार्य करने का अवसर भी मिला था। इस सत्र में 4 वार्ताएं 4 विशिष्ट विद्वानों की यहाँ संपन्न हुई। सर्वप्रथम प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी ने काशी की विद्वत परंपरा की यहाँ चर्चा की और वो आचार्य समंत भद्र से लेकर अपने तक आए। तो बीच की जो परंपरा है वो उनकी पुस्तक में सब आएगी और बाद की भी आए, हम ऐसा भी चाहेंगे। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काशी की विद्वत परंपरा की चर्चा यहाँ पर की और उस परंपरा में सबसे बड़ी बात यह है कि जितना विद्वान मुनियों का योगदान है उतना ही विद्वान पंडित परंपरा का भी योगदान रहा है और ये दोनों परंपराएं परिपूरक रही हैं। इसलिए अगर कोई ये कहे कि ये विद्वान के द्वारा लिखित है इसलिए प्रामाणिक नहीं है, तो कम से कम मैं उस बात का वहां भी खंडन करता हूं कि हम आचार्य परंपरा से आई वाणी, चाहे वो किसी साधु के द्वारा लिखी गई हो या किसी विद्वान के द्वारा लिखी गई हो, अगर वो आचार्य परंपरा के द्वारा आई है चाहे विद्वत परंपरा के द्वारा आई है, अगर सर्वज्ञ की वाणी है तो वो हमारे लिए प्रमाणभूत है। दूसरा आलेख तो क्या कहूं, वार्ता ही है, लिख के जरूर लाए थे। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी भारती जी ने यहाँ पढ़ा। पहले तो मैं ये बधाई दूं कि वो संस्थान के लिए 73,000 रुपया लेके भी आए हैं, क्योंकि संस्थान को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता है और 73,000 से ही कार्य नहीं चलना, क्योंकि बुरहानपुर की समाज ने करोड़ों रुपया करोड़ों जगह दान में दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि आगे भी वो इसको ध्यान रखेंगे। और उन्होंने जो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के बारे में कहा, मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं तो ये मानता हूं कि मेरा जीवन पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की देन है। एक समय ऐसा आया कि छोटा भाई भी यहां आ गया। 100 रुपए की यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप मिलती थी, 70 रुपए में हरिश्चंद्र घाट पे कमरा ले रखा था। उस समय ने पंडित जी ने कहा गणेश वर्णी संस्थान में आ जाओ, रजिस्टर तैयार करो, और उस समय उन्होंने जो 20 रुपया महीना मुझे दिए वो मेरे जीवन निर्माण में कारगर बने। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सहृदयता और कुछ हो नहीं सकती बिना मांगे। एक और घटना बताऊं, सियादबाद विद्यालय में कोर्स पूरा हो गया और पंडित कैलाश चंद जी बड़े कठोर हृदय भी थे, दयालुता की बातें तो बहुत सुनी। बोले परीक्षा हो गई तुम्हारी? मैंने कहा आज ही खत्म हुई है, तो शाम तक चले जाना। बीएचयू में अप्लाई कर रखा था हॉस्टल को। पंडित जी से कहा मैंने, 2-3 बार मैंने चाबी मांगी तो अम्मा जी का कुछ सामान रखा हुआ था और चक्की थी, बहुत से प्रशस्ति पत्र थे पंडित जी के, वो कमरे में नरिया में रखे हुए थे। तो गुस्सा में आके अम्मा जी ने चाबी फेंक दी। पंडित जी बोले उठा ले जा। और वो कमरा पंडित जी का जो था वो उन्होंने रहने के लिए, पंडित जी रहने लगे थे पंचायती अखाड़े में, वो कमरा उन्होंने नदिया वाला मुझे दे दिया। ये सहृदयता उनके अंदर थी, ये सहृदयता विद्वत जगत में कम पाई जाती है। बड़े उससे कह रहा हूं
तो ऐसी कई बातें उन्होंने कही। एक और कहूं, अभी एक स्मरण दिलाया, 5 ही मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, लिखा है उसमें। हस्तिनापुर में पंडित जी विराजमान थे। एक मुनिराज जी जो है वो मुजफ्फरनगर में थे। हस्तिनापुर में वो रहे होंगे तो हो सकता पंडित जी ने उनको आहार भी दिया। मैं हस्तिनापुर जा रहा था तो मुनिराज जी बोले कि पूछ लेना पंडित जी से कि सम्यक दृष्टि की क्या परिभाषा है। मैं पंडित जी के पास गया, मैंने कहा अमुक जी पूछ रहे थे कि सम्यक दृष्टि की क्या परिभाषा है। तो पंडित जी बोले साफ साफ कह देना कि पंडित जी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि की जौन परिभाषा होए सो होए, अकेला तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। ऐसा कहना ये हर के बस की बात नहीं है। ये पंडित जी के अंदर आगम के प्रति जो निष्ठा थी वो उन्होंने वहां अभिव्यक्त की। तीसरा आलेख प्रोफेसर कमलेश कुमार जी ने प्रोफेसर गोरावाला जी की स्मृतियों पर लिखा। एक बार ऐसी स्थिति आई कि सियादबाद महाविद्यालय में कुछ विवाद खड़े हो गए। साहू जी ने लक्ष्मी चंद जी को अपना प्रतिनिधि बना के यहाँ भेजा। रात को 2 बजे हम गोरावाला जी के घर गए, रात को 2 बजे। और सुबह सियादबाद में क्या होने वाला है उसमें बीएचयू के छात्रों का भी इन्वॉल्वमेंट था, ये हमने बताया। गोरावाला जी मानने को तैयार नहीं थे। बोले भाई सबक छाते हैं। हमने गिनाना शुरू कर दिए और अंत में कहा हमने पाकर फल या होए अजान। तो बोले देखो जो अजान होता है वो भी अभक्ष होता है और इस घटना को तुम जानते नहीं हो पूरी तरह से, इसलिए इसके बारे में छोड़ो। लेकिन सुबह की जब घटना आई तो गोरावाला जी ने ये कहा था कि जय कुमार तुमने सियादबाद महाविद्यालय को दूसरा जन्म दिया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था सब उसी तरह का षड्यंत्र वहां पर रचा गया था। तो वो जो गोरावाला जी थे वो जितने स्ट्रिक्ट थे मैं समझता हूं, जब वो चाल में भी स्ट्रिक्ट, ढाल में भी स्ट्रिक्ट, और जब वो बात करते थे तो बहुत डर लगता था हमें। और सबसे बात कर लेते थे लेकिन उनसे बात करते हुए बड़ा डर लगता था। बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व था। काशी विद्यापीठ में उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था, ऐसी उनके अंदर स्थिति थी। प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय, भाई देखो जय कुमार की तो प्रशंसा करूंगा मैं, मेरा नाम है। उपाध्याय जी बात तो कर रहे थे भारतीय संविधान में जैनों का योगदान, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये तो 10% 90% दूसरी चीजें भी हमें बता दी। ये उनकी हमेशा विशेषता रहती है कि वो एक विषय को पूरे करके अनेक विषयों का ज्ञान लोगों को करा देते हैं। ये 4 वार्ताएं यहाँ संपन्न हुई, बहुत ही अच्छी वार्ताएं रही और मैं समझता हूँ कि ऐसी वार्ताएं हमेशा होते रहना चाहिए। मेरा भी मन था, प्रोफेसर अशोक जी दोनों ही से कह रहा हूँ कि श्रवण परंपरा का क्या योगदान है, क्योंकि मैं मूल रूप से वैदिक वांग्मय का ही अध्येता रहा हूं। बाद में मैं जैन वांग्मय में प्रविष्ट हुआ तो भारतीय संस्कृति में ये जो 2 धाराओं की बात चली उसमें एक दूसरे को प्रभावित किया। और इसके एक विनोबा भावे की बात से बात को समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति बड़ी विशाल है, वो पानी की तरह पूरी विश्व में व्याप्त है, लेकिन जो श्रमण संस्कृति है उस पानी में चीनी घोलने का काम करती है। तो इस श्रमण संस्कृति ने पूरे विश्व को मिठास दी है, ये श्रमण संस्कृति का अवदान है, ऐसा विनोबा भावे का कहना था। मैं यहाँ विराजमान सभी विद्वत जनों को, विदुषी जनों को कोटि साहब प्रणाम निवेदन करता हुआ इस भावना से विराम लेता हूं कि गणेश वर्णी संस्थान के लिए
अगर काम आ सकूं तो मैं ये अपना सौभाग्य समझूंगा। सभी को जय जय।